हाँ जी, हमारा अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और उसके बाद ये चैप्टर भी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो हमें अभी देखना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। अगर डिसॉल्व हो जाती है फर्म हमारी तो उसके बाद क्या होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वही सब लिखा है जो ऑलरेडी हमने देखा था। हमने क्या क्या देखा था कि पार्टनर लाइबल रहता है सिर्फ उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए वो पार्टनर था। ठीक है ना, उसके बाद वाली अगर कुछ भी होता है तो फर्म कुछ भी करे उसका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक्चुअल में मतलब ये एक नॉर्मल बात थी, लेकिन हम रियलिटी में क्या देखते हैं, जिस दिन तक वो नोटिस नहीं दे देता है उस दिन तक उसकी लाइबिलिटी बनी रहती है, पब्लिक नोटिस देने तक। ठीक है, सो मतलब इन शॉर्ट मैं क्या कहूँगा कि जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी पार्टनर है। जिस दिन वो पब्लिक नोटिस दे देगा उस दिन वो पार्टनर नहीं रहेगा। उसके बाद अगर कुछ भी होता है, फर्म कुछ भी करती है तो उसकी पार्टनर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, और पार्टनर कुछ भी करता है तो उससे फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। हाँ, नोटिस से पहले कुछ भी करा था तो उसके लिए लाइबल पार्टनर रहता है। फिर हमने इसी में एक चीज़ देखी थी कि क्या अगर सामने वाले पर्सन को ये पता ही नहीं है कि ये पार्टनर भी था और उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो उसके केस में जिस दिन आपने छोड़ दिया था उसी दिन को माना जाएगा कि आप पार्टनर ख़त्म हो गए थे। पब्लिक नोटिस से आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। पब्लिक नोटिस दिया या नहीं दिया फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपने आज छोड़ दिया तो आज से ही आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी अगर सामने वाले पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट करा ये बिना ये जाने कि आप पहले कभी पार्टनर रहे भी थे। ठीक है, ये सब ऑलरेडी हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी अंदर डिटेल में नहीं किया। फिर अब यहाँ से हमारा थोड़े से मतलब पढ़ा हुआ ही है सब, एक बार देख लेते हैं। राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर द डिसोल्यूशन। पार्टनर का क्या राइट रहता है कि जब फर्म बंद हो जाए तो उसके बाद क्या है, उसको वाइंड अप और डिसोल्यूशन सेम सा ही रहता है। कंपनी के केस में वाइंड अप बोलते हैं नॉर्मली, और फर्म के केस में डिसोल्व होना बोलते हैं। वाइंड अप में थोड़ा सा क्या होता है कि डिसॉल्व करना मतलब फर्म को बंद कर देना, और वाइंड अप में थोड़ा सा हम कह देते हैं कि उसकी अप्रोप्रिएशन भी हो गया, जो एसेट लाइबिलिटी है ना वो भी हमने क्या करा, दे दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सो पार्टनर के पास क्या राइट होता है, टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है मतलब एसेट्स वो अपने पास लेके जाएगा ना, अपना हिस्सा वाला, जितने भी उसकी शेयर होल्डिंग थी उतने की अपने पैसे तो लेके जाएगा, प्लस अगर कुछ प्रॉफिट वगैरह था तो वो भी क्या करेगा, लेके जाएगा। सीधी सी बात है ना। सो जितना भी बचेगा आखिरी में, जो भी प्रॉफिट बचेगा, जो भी एसेट्स बच जाएंगी लाइबिलिटीज़ वगैरह पे करने के बाद, उसमें वो अपना शेयर मांगेगा। कॉन्टिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब अभी यहाँ पे क्या है, उसके पास पूरी पूरी अथॉरिटी है कि जब तक वाइंडिंग अप नहीं हो जाता है ना पूरी तरह से, तब तक वो हर तरह से ऑथराइज्ड है। सो फार एज मे बी नेसेसरी टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म एंड टू कंप्लीट ट्रांजेक्शंस, कि मतलब उसके पास पूरा अधिकार रहेगा, जो अधिकार की उसको ज़रूरत थी फर्म को वाइंड अप करने के लिए। मतलब जैसे वाइंड अप हो रही है अभी फर्म, ऐसा नहीं होता आपने आज सोचा और आज ही ख़त्म हो गया सब, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं, सारे अकाउंट्स मैनेज होते हैं, फिर आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी पड़ती हैं। अभी जो सामान है, आप लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स वगैरह है, उनकी पेमेंट उनको करोगे, उसके लिए आपके पास कैश है तो कैश से करोगे, एसेट्स बेच के लेके आओगे पैसा तो वैसे करोगे, वो सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो कहीं पे आपकी अगर एज अ पार्टनर ज़रूरत है तो आप एज अ पार्टनर ही वहाँ पे क्या करोगे, ट्रीट करोगे, जब तक कि फर्म पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाती है। तो कहीं पे भी आपके साइन चाहिए या आपकी अथॉरिटी चाहिए तो आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आपने फर्म क्या कर दिया, डिसॉल्व हो गया, उसके बाद भी पार्टनर्स कंटिन्यू रहेंगे। अरे भाई अगर फर्म डिसॉल्व हो गई आज, उसको अभी सामान को बेचने करने में लगेंगे 2 महीने, पार्टनर से पार्टनर का अधिकारी ले लिए तो फिर वो बेचेगा कौन? बात समझ में आ रही है? अगर मुझे ये अधिकारी ख़त्म कर दिया कि मैं इन चीज़ों को बेच सकता हूँ, खरीद सकता हूँ फर्म के नाम पे, तो फिर बेचूंगा खरीदूंगा कैसे, उसको करेगा कौन, बेचेगा खरीदेगा कौन? सो इसलिए वो राइट्स पार्टनर्स को दिए हैं। सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, कि फिर इसके बाद क्या भाई, हमारे पास एक चीज़ और होती है कि जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स हैं उनका सेटलमेंट होगा। मतलब डिसॉल्व होने के बाद लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, सारे लॉस, कुछ कैपिटल में कमी रह गई थी, मतलब आपकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा रह गई थी, अभी घर से पैसा लाना पड़ेगा, वो शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट। सबसे पहले तो क्या होगा, ये कहाँ से पे होगा, प्रॉफिट से। जब मतलब जो भी आपको पेमेंट करनी है सबसे पहले कहाँ से करोगे, प्रॉफिट से। नेक्स्ट आउट ऑफ द कैपिटल, उसके बाद पैसा पे करना पड़ेगा तो कहाँ से करोगे, कैपिटल से। और आखिरी में अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो पार्टनर से इंडिविजुअली मंगाओगे इन प्रोपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे उनसे कहोगे कि जाओ भैया घर से पैसे लेके आओ, लाइबिलिटी ज़्यादा है, आपके पास इतना पैसा नहीं है। क्यों, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप में। एसेट ऑफ द फर्म मस्ट बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड द ऑर्डर, जो भी आपकी एसेट्स है ना वो किस
ऑर्डर में किस सीक्वेंस में आप अप्लाई करोगे, मतलब कैसे उसको क्या करोगे। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, जो बाहर वाली पार्टी से आपने उधार लिया उनको पे करते हो। ये क्लास 12th का भी टॉपिक है मेरा, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब हमेशा क्या होता है, पहले बाहर वालों को पेमेंट करते हैं हम, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं। इन पेइंग ऑफ टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज़ ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल। उसके बाद क्या होगा, अगर कुछ कैपिटल रिलेटेड पेमेंट करनी रहेगी थी तो वो करोगे। इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज़ ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, ये मतलब कैपिटल में से कुछ पे करना रह गया तो कैपिटल के रिगार्डिंग आपको कुछ पे करना रह गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ये सब चीज़ें होगी ना, जो पीएल एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट आ जाता है हमारा, वो सब चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आप क्या करोगे, पे कर दोगे, ठीक है। द रेसिड्यू इफ एनी, अगर कुछ बचा है, शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट। तो उनको अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सीधी सी बात है, डिसोल्यूशन अकाउंट्स तो आपने बनाए हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, उसके बाद जो कुछ बचता है पार्टनरशिप अकाउंट बना के वहाँ पे सब पार्टनर्स को दे देते हैं। तो वही चीज़ है भाई, यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या करोगे, बाहर वालों को पे करोगे, फिर पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को देखेंगे, जिससे लेना है जिसको देना है, जो भी हिसाब करना है आपस में कैपिटल में से वो हिसाब कर लेंगे, और जो कुछ बचेगा वो क्या कर दोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एक एग्जाम्पल है, चलो पढ़ लेते हैं। एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, और बेचारा एक्स मर गया, अभी वाई अकेले तो बिजनेस नहीं चला सकता है ना। ऑन टेकिंग पार्टनरशिप अकाउंट इट ट्रांसपायर्ड दैट ही कंट्रीब्यूटेड ₹6,60,000 टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। ये देखा गया कि भाई उसने ना 6,60,000 रुपये फर्म में एज अ कैपिटल लगाए थे, और वाई ने तो सिर्फ 40,000 रुपये लगाए थे। द एसेट अमाउंटेड टू 2 लाख रुपीज़, और टोटल मिला के एसेट्स कितनी थी भाई, 2 लाख रुपये की। The deficiency ₹6,60,000 plus 40,000 minus 2 lakh, that is 5 lakh, would have been shared equally by Y and X estate। अभी क्या होगा, ये जितनी भी शॉर्टेज रह गई ना, ये कैसे होगा, आपको ये दोनों क्या करेंगे, इनके एस्टेट से मतलब इक्वली ये क्या करेंगे, उसको बेयर करेंगे। बात समझ में आ रही है। सो अभी क्या देखो, यहाँ पे ऐसे वाले सिचुएशन में पहले हमने क्या करा, एसेट हमारे पास 2 लाख रुपए की है, ठीक है। अब क्या था, इनकी कैपिटल कितनी कितनी थी, 6.6, और मैं एक बार आपको क्या करता हूँ, कैलकुलेट वैसे समझाता हूँ, रुको। देखो जो वाई है, इसको तो कितना मिलना था, 40K मिलना था, ठीक है। एक्स को कितना मिलना था, एक्स को कितना मिलना था, 6.6 लाख। बात समझ में आई। अभी क्या हुआ, देखो इनके पास सिर्फ एसेट कितने की बची, 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की जो एसेट थी ना, वो तो ये आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। 2 लाख का तो वहाँ से आ गया। टोटल इनको पेमेंट कितनी करनी थी, 7 लाख की। आपस में जो भी पेमेंट लेके कितने कितने जाएंगे, 7 लाख रुपए लेके जाएंगे ना। 2 लाख रुपए को तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बात समझ में आई। बाकी के कितने बचे, 5 लाख रुपए का अभी पेमेंट करनी रहेगी ना इन पार्टनर्स के बीच में। तो ये नुकसान हो गया। अब किसी के पास है ही नहीं पैसा, तो ये बियर कौन करेगा, वाई भी बियर करेगा और एक्स भी बियर करेगा, ठीक है। किस रेशियो में, इक्वली रेशियो में बियर करेंगे, जहाँ पे क्योंकि ये क्या कर रहे थे, इक्वली अपना सारा शेयर कर रहे थे। बात समझ में। क्योंकि भाई देखो, अगर ऐसा कर दिया ना, हमने कह दिया कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, बस 2-2 लाख रुपए का अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दो और 5 लाख का हिसाब छोड़ दो, तो उस केस में क्या होगा कि एक्स को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पे ये भी क्या करेंगे, इक्वली उसको शेयर करेंगे, अपना प्रॉफिट शेयरिंग। इफ़ इन द अबव एग्जाम्पल द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट एन डिसोल्यूशन ऑफ द सरप्लस एसेट should be divided between the partners according to their respective interest in the capital, and on the dissolution of the firm a deficiency of capital was found, then the asset should be divided between the partners in proportion to their capital, which result that X state would should be main loser। अगर उन्होंने, आपने एक्ट में ये कह रखा था कि भाई जो भी डिवाइड होगा वो आपकी कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब जितनी एसेट मिलेगी लास्ट में उसको आप अपने कैपिटल में डिवाइड करके बात खत्म करोगे, ऐसा लिखा था। तो फिर क्या होगा, वो डिवाइड करोगे, बात खत्म हो जाएगी, उसमें फिर मुझे कुछ नहीं देखना है कितना बचा है कितना नहीं। यहाँ पे मेन नुकसान किसको हो जाएगा, एक्स को हो जाएगा, क्योंकि भाई उसका पैसा ज़्यादा डूब गया ना। वाई ने तो लगाया ही 40,000 था, तो उसके तो 40,000 ही डूबे, उसके वाई जो, जबकि एक्स के कितने 6,60,000 रुपये डूब गए, ठीक है। तो वो एक दिक्कत रहेगी। देखो मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, मुझे सिर्फ यहाँ पे ये एग्जांपल इस तरह से कुछ नहीं आएगा ज़्यादा मार्क, मतलब इसको कर देना कि ठीक है एक बार रीड कर लिया ओके है। मेन मेरा ये है कि आपकी सीक्वेंस क्या होनी है, ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है, मेन मेरे लिए ये सीक्वेंस है। ये एग्जांपल नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसको एक बार रीड करना और स्किप कर देना।
क्लियर। बाकी जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर के या बुक के होंगे वहाँ से उसको पढ़ना, बस इसको स्किप करके चलना। जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको लाइटली बता के। हो सकता है मतलब 100% आपको क्लियर ना भी हुआ, बट इट्स ओके, क्योंकि ज़्यादा टाइम दे के इसको कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बात आती है पेमेंट्स ऑफ फर्म डेट्स। अभी क्या करना है आपको, पेमेंट करनी है फर्म के डेट्स की। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंट इन द पेमेंट ऑफ द डेट्स। ये तो अभी पढ़ ही लिया है ना, कि जो भी हमारे पास है सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर वालों की पेमेंट करेंगे। एंड इफ़ देर इज़ एनी सरप्लस, फिर भी कुछ बचता है तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में अप्लाई कर देंगे, ठीक है, टू द पेमेंट ऑफ देयर सेपरेट डेट्स एंड पेड इन टू। तो पहले वही रिपीट है ऊपर वाला, कि पहले तो क्या करो, बाहर वालों को पेमेंट करो, फिर आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई लाइबिलिटी है तो वो पे करो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ देना था तो, और उसके बाद जो बचेगा उसको क्या करना, प्रॉफिट को आपस में सब शेयर कर लेना। ये वाली बात यहाँ पे थी, ठीक है। ओके है पूरी तरह से क्लियर। एक बार पढ़ लें इसको, लास्ट वाली अपनी स्पेशल लाइंस को। चलो, यू एंड मी, मैं ही मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर द पार्टनर्स वर्किंग टूवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग यू अ सक्सेसफुल CA। हम दोनों एज अ पार्टनर कर रहे हैं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है ना। मेरा तो कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव है नहीं इसमें, मैं तो CA बन गया हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव भी क्या है कि आप CA बन जाओ, और आपका ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली यही है कि आप CA बन जाओ। एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ हैप्पीनेस। अब इससे जो प्रॉफिट होगा वो हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। सो वो हैप्पीनेस क्या होगी, आपका पास होना, मुझे भी उसमें हिस्सेदार बनना होगा, मुझे भी शेयर मिलेगा और आपको भी, विद ईच अदर। सो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन से लिखा है। जैसे पार्टनरशिप की डेफिनेशन होती है ना, 2 और मोर पार्टनर्स, वो यू एंड मी आर पार्टनर्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ सक्सेसफुल CA एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट विद ईच अदर। यही मेरा इसको लिखा है कि ये भी हम दोनों के बीच में क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप है। हमने ये ठाना है अब तो CA बन के ही दिखाना है, होली ईद दिवाली सब अब एक ही दिन मनाना है, ठीक है। हमने ये ठाना है अब तो CA बन के ही दिखाना है, होली ईद दिवाली सब एक ही दिन मनाना है, हर दिन खुशियों से फिर रौनक घर होगा, पेरेंट्स का हर एक ख्वाब ख्वाब नहीं रहेगा, सब सच होगा, हर निगाहों में मेरे लिए सम्मान होगा, हर किसी की जुबान पर बस CA अपना नाम लिखना, नाम होगा। मतलब हर कोई आपको CA जो भी आपका है, जैसे CA पीयूष कह के आपको बुलाएंगे। मुश्किल है सफ़र मगर मंजिल सुहानी है, 4-5 साल की जिंदगानी ICI तेरे नाम, क्योंकि अब ये जिद है कि ये जिंदगानी तो CA बन के ही बितानी है, ठीक है ना। 4-5 साल की लाइफ है जो एक बार CA के नाम कर दो, उसके बाद तो अब ठान लिया, जिद कर लिया कि ज़िंदगी बितानी है, बाकी तो CA बन के ही बितानी है, ठीक है। सो मेरी बहुत अच्छे से विशेज़ हैं। आई जस्ट वांट कि आप भी जल्दी जल्दी CA बनो। पहले तो फाउंडेशन क्लियर करो, इससे जब आप बनो क्लियर होगे तो वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है ना, तो मैं भी अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरा प्रॉफिट आपकी हैप्पीनेस है। सो व्हेन यू विल बी द CA आई विल बी अ लॉट मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होगी ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, मैं बार बार कहता हूँ, वो आप ही को करनी है। सो सब पढ़ लिया, कंसेप्ट कर लिया, तो पीछे के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। सो उस पर अपना सारा का सारा फोकस रखो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।